हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था आपको जेनेटिक्स या मेंडल के बारे में। आज उन्हीं मेंडल से संबंधित आपको हम बताएंगे मेंडल की प्रयुक्त शब्दावली। ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने कुछ आज पहले ही लिख लिया है, तो इसमें बताने में हमको आसानी भी रहेगी, आप लोगों को भी वीडियो देखने में आसानी रहेगी। तो जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले आपको बता दें फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? तो जो फिनोटाइप होता है किसी भी जीव के वे लक्षण जो हमको बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, किसी भी जीव के वे लक्षण जो हमको बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कोई इंसान आपके सामने आ जाए क्रीम पाउडर लगा के, तो आपको दिखाई देगा ना, तो यही क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। जैसे कोई इंसान टकला है, खोपड़ी गंजा आ गया आपके सामने, वो जो गंजा इंसान होगा ना, जैसे कोई मोटा आ जाए, कोई पतला आ जाए, वो दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या है? किसी भी जीव के वे लक्षण है ना जो बाहर से दिखाई देते हैं, बस इसी को क्या बोला जाता है? फिनोटाइप बोला जाता है। देख सकते हैं, किसी भी जीव के वे लक्षण जो बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, अब बात की जाएगी, अब ये लक्षण आएंगे कहाँ से? तो ये लक्षण मालूम कहाँ से आएंगे? जो मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों को चुना था? 7, वहां से लिए जाएंगे। तो वहां से अगर चुने जाएंगे, जैसे करके अगर बात कीजिए क्या आएगा, तो आपको बता दें, जैसे तने की लंबाई या पौधे की लंबाई। कोई पौधा छोटा होगा, बाहर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और कोई पौधा लंबा होगा तो आपको जाहिर सी बात है दिखेगा। जैसे इस कह सकते हैं पौधे की लंबाई या पुष्प का रंग। पुष्प का रंग बाहर से दिखेगा, लाल है, सफेद है, कैसा भी है, वो बाहर से दिखेगा। इसके बाद में आपको दिखाते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी जीव के किसी भी जीव के वे लक्षण जो हमको बाह्य रूप से नहीं दिखाई देते हैं, किसी भी जीव के वे लक्षण जो हमको बाह्य रूप से नहीं दिखाई देते हैं, या इसकी एक और परिभाषा होती है फिनोटाइप की जीनी संरचना को। फिनोटाइप की जीनी संरचना को फिनोटाइप की जीनी संरचना को ही क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे पुष्प की स्थिति या फली का आकार या फली का आकार फली का आकार ठीक। इसके बाद में आपको हम बता दें समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? युग्मजी जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक बिल्कुल एक समान होते हैं। जैसे आप मार्केट में गए और वहां आपने कोई चीज खरीदी, मान लो जैसे कोई जूता खरीदे आपने, और जो वहां से जूता लाए, तो उसमें आपने घर पे देखा कि एक तो जूता था 8 नंबर का और दूसरा निकला 9 नंबर का, तो वो क्या बिल्कुल एक समान है क्या? नहीं है ना। जब आप मार्केट जाएं और वहां से दोनों के दोनों जूता खरीद के लाएं और दोनों दोनों के दोनों निकले 8-8 नंबर के, तो उसको क्या बोला जाता है? समयुग्मजी। तो जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक बिल्कुल कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक एक समान हो, जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक कैसे हो? बिल्कुल एक समान हो। जैसे करके अगर हम बताएं तुमको एग्जांपल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, एक्स एक्स, ठीक है। ये किस में जाएंगे? वाई वाई, स्मॉल वाई, ये सब क्या आ जाएंगे? समयुग्मज। ये देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे, ये भी, तो इसको क्या बोलेंगे? समयुग्मज। जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक एक समान हो। मैंने बोला ना, मार्केट जाओ, वहां से जूता लेके आओ, एक दोनों जब 8-8 नंबर के लाओगे तो वो समयुग्मकी कहलाएंगे। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? मार्केट गए थे भैया, जूता खरीदे, घर पे पता लगा एक निकला 8 नंबर का, एक निकला 7 नंबर का, तो दोनों का एक समान है क्या? नहीं है ना। बस इसी को क्या बोलेंगे? विषमयुग्मजी। जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक कैसे होते हैं? दोनों
युग्मक असमान होते हैं, असमान होते हैं, दोनों युग्मक एक समान असमान होते हैं। जैसे अगर बात की जाए, जैसे भैया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक्स वाई, ये सब में क्या होंगे, इसके उदाहरण हो गए। अब हम आपको बताएंगे प्रभावी या अप्रभावी, प्रभावी या अप्रभावी। तो बात करें प्रभावी या अप्रभावी का क्या होता है, आपको मालूम होगा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है, जो दिखाई देता है, उसको प्रभावी कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी या प्रबल बोलेंगे। और जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, अप्रभावी या अप्रबल कहलाता है। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है वो प्रभावी कहलाता है, और जो नहीं प्रदर्शित होता है वो अप्रभावी या अप्रबल कहलाता है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट आता है मेंडल की प्रयुक्त शब्दावली में ही एक एलील या एलीलोफॉर्म या युग्म विकल्पी भी इसको बोला जाता है। विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को ही एलील या एलीलोफॉर्म कहा जाता है। जैसे तने की लंबाई के लिए, तने की लंबाई के लिए लंबापन और बौनापन, बौनापन एक दूसरे के क्या होंगे, एलील या एलीलोफॉर्म होंगे। जैसे लंबापन और बौनापन। यार जैसे दो मित्र हैं, उसमें एक चौराहे पे खड़ा है, कोई दो मित्र चौराहे पे खड़े हैं, जैसे आप ही हो चौराहे पे, मान लो दो मित्रों के साथ खड़े हो। अब एक का मन हो रहा है कि यार हम समोसे खाएं, और दूसरा उसमें कह रहा है कि नहीं समोसा हमको नहीं खाना है। तो एक एक दूसरे के वो विपरीत होंगे कि नहीं होंगे, विरोधी होंगे कि नहीं होंगे। बस उन विरोधी लक्षणों को ही क्या बोला जाता है, एलील या एलीलोफॉर्म बोला जाता है। अब इसके बाद में आपको बताते हैं संकर या संकरण क्या होता है। जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य निषेचन या करास कराया जाता है। इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। मान लो ये कोई एक नर होगा और यहाँ पे कोई एक मादा होगा, इनके बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ युग्मक होंगे, और इनके बीच में जो एक करास कराया जाता है, इनके बीच में और इनमें कुछ ना कुछ अनुवांशिक लक्षण होंगे कि नहीं होंगे। जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य करास कराया जाता है, ऐसे जो करास कराया जा रहा है, ये निषेचन कराया जा रहा है, बस इसी को संकरण कहा जाता है, इसी को संकरण कहा जाता है। और इस जब ये करास होगा, जो निषेचन होगा, इसके द्वारा कोई ना कोई संतान बनेगी ना, जो संतान बनती है, जो यहाँ पे संतान बनेगी, उसको बोला जाता है संकर, उसको बोला जाता है संकर, इसी को बोला जाता है हाइब्रिड, हाइब्रिड बोला जाता है, हाइब्रिड, इसी को क्या बोला जाता है, हाइब्रिड बोला जाता है। इसके बाद में आता है एक संकर संकरण क्या होता है। जो मेंडल थे, उन्होंने एक अपने मेंडल की प्रयुक्त शब्दावली में मेंडल ने एक और लिया था, एक संकर संकरण क्या होता है। तो जब मेंडल ने जब अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया था, क्या किया था, अध्ययन किया था, मतलब मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, वहां से 7 लक्षण मटर के पौधे के, वहीं से उन्होंने क्या किया, एक लक्षण को उठाएंगे और उसकी वंशागत के और उसके अनुवांशिक लक्षणों की वंशागत पर अध्ययन करेंगे। तो इसे ही क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण। जैसे अगर बात की जाए, जैसे पुष्प का रंग के लिए लिया जाए, पुष्प का रंग, जैसे पुष्प का रंग, तो जैसे एक लाल होगा प्रबल लक्षण, एक अप्रबल कैसा होगा, अप्रबल वाला कैसा होगा, सफेद। अब इन दोनों के बीच में जब ये करास करा दें और इसके अनुवांशिक लक्षणों की वंशागत पे संकरण करें, या लंबे तने की लंबाई के लिए जब लेंगे, तने की लंबाई के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में करास करा दें, तो यही जो अध्ययन करेंगे ना इनके बीच में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण। अब बात आती है भैया द्विगुण संकरण क्या होता है या द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो जब यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं यहाँ पे एक है वहां पे 2 है, बस यही द्वि है, यहाँ पे एक है वहां पे 2 है। तो मेंडल जब अपने प्रयोग में एक समय में 2 लक्षणों को, एक समय में 2 तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षणों की
वंशागति का वंशागति वंशागति का अध्ययन करेंगे। मतलब जब मेंडल ने एक ही समय में क्या करेंगे, मटर के दो लक्षणों को लेंगे, उनके अनुवांशिक या तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे और उसका अध्ययन करेंगे, तो इसे ही क्या बोला जाएगा, द्विसंकर संकरण। जैसे इसमें आपको बताएंगे क्या क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम बता दें आपको, बीज का रंग जैसे आपको मालूम है, जो परवल होता है वो पीला होता है, जो अपरवल होता है वो हरा होता है। और एक लेते हैं बीज का आकार, जो बीज का आकार होता है गोल या हरा, गोल जो होता है अच्छा होता है, परवल वाला होता है, और जो हरा होता है वो अपरवल वाला होता है। इसके बाद में हम आपको बता दें, एक नाम सुना होगा जीन। आपको बता दें, मेंडल ने जब अपनी प्रयुक्त शब्दावली प्रस्तुत की थी तो उस समय उन्होंने कारक शब्द यूज किया था। उस समय जीन उन्होंने नहीं बताया था कि जीन कुछ होता है। तो हुआ क्या, मेंडल ने कारक शब्द यूज किया था। जीन जो है, कारक या जीन का मतलब होता है या अनुवांशिकी की अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं कोडों के रूप में संचित रहती हैं, जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं कोडों के रूप में संचित रहती हैं। पूछा जाता है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन की खोज या किसने की थी? जीन की खोज, तो जीन की जो खोज थी एक वैज्ञानिक हुए थे जोहानसन ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में की थी। ठीक, जीन या कारक का मतलब होता है यह अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं कोडों के रूप में संचित होती है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जब मेंडल ने अपनी प्रयुक्त शब्दावली प्रस्तुत की थी तो उस समय उन्होंने जीन शब्द नहीं यूज किया था। उस समय उन्होंने इस जीन का नाम न लेकर केवल कारक बताया था। इसके बाद में आपको बता दें मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम के 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे बोला जाता है, या स्वतंत्र अपरिवहन का नियम। तो जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है? जब प्रभाविता का नियम ये कहता है, जैसे तने की हम लंबाई के लिए ले लें, जैसे पौधे की लंबाई के लिए लक्षण ले लें, तब पौधे की लंबाई, तो इसमें एक प्रबल होगा और एक अप्रबल होगा। लक्षण होगा कि नहीं होगा? जो प्रबल होगा वो लंबा होगा और जो होगा वो कैसा होगा? बौना होगा। इसको लंबा को कैपिटल टी, इसको स्मॉल से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रभाविता का नियम यह कहता है, जब दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ये नहीं याद होगा, इसका सीधा ये याद करो कि इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में, अब ये F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है? ये तो भी आपके जनक ही हैं, ये क्या है? जनक ही हैं। इनके द्वारा जो संतानें बनेंगी, ऐसे इनके द्वारा जो संतानें बनेंगी, हम इसको जब यहाँ खींच के लाएंगे, कैपिटल टी आएगा, ये स्मॉल टी आएगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये इधर जाएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब ये जनक थे, उनके द्वारा कोई संतानें बनी, तो ये क्या है? F1 पीढ़ी। ये क्या है? F1 पीढ़ी। तो आपको बता दें, और ये जो संतानें बनी हैं, ये सभी की सभी, ये सभी शुद्ध संकर प्रबल या लंबी है भैया। ऐसी है लंबी, शुद्ध संकर लंबी, तो शुद्ध संकर प्रबल या लंबी है। अब लंबी, जो लंबापन था, इनका प्रबल वाला लक्षण था कि नहीं था? अब F1 पीढ़ी में सभी की सभी संतानें कैसी दिखाई दी? शुद्ध लंबी या प्रबल नंबर या संकर नंबर हाइब्रिड लंबी बनी। तो यह नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देगा जो लक्षण उसका परवलयिक प्रभावी होगा। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देता है जो लक्षण उसका परवलयिक प्रभावी होता है। परवलयिक लक्षण था लंबा, आपने देखा सभी संतानें कैसी प्राप्त हुई, परवलयिक प्रभावी, बस इसी को बोला जाता है प्रभावता का नियम। इसके बाद में पूछा जाता है पृथक नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है। आपको मालूम है युग्मकों की शुद्धता का मतलब क्या होता है, सॉरी पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ये कहता है इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें चाहे ये कहता है इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में ये प्राप्त संतानें चाहे जितने समय के लिए साथ साथ रहे वे किसी न किसी पीढ़ी में अपने लक्षण जरूर दर्शाती हैं जिनसे ये स्वयं उत्पन्न होती हैं, बनी होती हैं। इस नियम के अनुसार ये क्या है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें चाहे जितने समय के लिए साथ साथ रहें वे किसी न किसी पीढ़ी में अपने लक्षण जरूर दर्शाते हैं जिनसे वे स्वयं बनी होती हैं। जैसे आपको बताते हैं ये हम इसके और इसके बीच में क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो आपको यहाँ से बता दें कैपिटल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, ये स्मॉल टी जाएगा और ये भी स्मॉल टी आएगा। ये देखो यहाँ पे ये जो संतानें बनी थी इनसे मिलकर बनी थी, ये हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने आगे और क्रॉस कराया तो हमको जाहिर सी पता चल गया ये वाली संतानें जो बनी थी इन्हीं से मिलकर बनी थी। तो यही तो कहता है इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें चाहे जितने समय के लिए साथ साथ रहें लेकिन वे किसी न किसी पीढ़ी में अपने लक्षण जरूर दर्शाती हैं जिनसे वे स्वयं बनी होती हैं। इससे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिससे क्या होती है युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, जिससे क्या होती है युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब एक ये बच गया आपका स्वतंत्र पोहन का नियम। स्वतंत्र पोहन का नियम यही तो बता देते हैं। वैसे वास्तव में अगर बात की जाए स्वतंत्र पोहन की नियम की, तो जो स्वतंत्र पोहन का नियम है ये मेंडल के द्विगुण संकरण पर आधारित है। मेंडल का जो ये पृथक स्वतंत्र पोहन का नियम है या मेंडल के द्विगुण संकरण पर आधारित है, लेकिन हम यही बता देते हैं। जैसे आपको मालूम ये F1 पीढ़ी हुई, अब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के मध्य पुनः क्रॉस कराया गया, पुनः क्रॉस करा दिया गया, तो ये जो संतानें बनी ये कौन सी हैं, F2 पीढ़ी की हैं, F2 पीढ़ी में है, F2 पीढ़ी की है संतानें। अब जब F2 पीढ़ी की है संतानें तो ये कहता है इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में प्राप्त संतानें, इस नियम के अनुसार ये कहता है स्वतंत्र पोहन का नियम, इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में प्राप्त संतानें किसी भी युग्मक के साथ युग्म बनाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, चाहे वो युग्मक प्रबल हो या चाहे वो युग्म प्रबल हो या अप्रबल। इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में प्राप्त संतानें, ये क्या कहता है भाई, इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में ये जो संतानें प्राप्त हुई हैं ये प्राप्त संतानें किसी भी युग्मक के साथ युग्म बनाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, चाहे वो युग्मक प्रबल हो या अप्रबल। बस इसे ही स्वतंत्र अपोहन का नियम कहते हैं। हमने पूरा आपको बता दिया है, आप इसको, और ये जो है ये हाई स्कूल की अगर बात की जाए या इंटर की बात की जाए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक दो तीन नंबर आराम से हर बार पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना पूछा जाता। और हमने इसमें कुछ ऐसा भी नहीं बताया जो किसी दूसरे ने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पढ़ाने का ढंग दूसरा होता है जो बच्चों के समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इससे यहाँ से कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं या हमसे कभी पढ़े हैं उसके पहले वो तो आप हमको जानते हैं कैसे हम ऑफलाइन में कैसे क्लास लेते हैं। यही इतनी चीज़ हम कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे में बताते हैं तो और अच्छा लगता है बताने में। अब अगर ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप लोगों को मालूम है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम कम ही समय में इतना सारा बताने की कोशिश करता हूँ। और आशा है लोग बताते भी हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है हमसे तो उन लोगों के लिए तो ये कहावत है, रामबाण, हमारे एक सर हैं जो रामबाण कहते हैं, उन लोगों के लिए जो वीडियो लगातार रिपीट करेंगे तो ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है।